हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा वेरियस स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो स्टेजेस हैं उसके संबंध में प्रबंध शास्त्री एक मत नहीं है। साइमन ने प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए 3 लेवल बताए हैं, तो पीटर ने वहीं पर 5 लेवल बताए हैं। न्यूमैन ने 4 बताए हैं, बैके ने 11 बताए हैं और बेस्टेनल ने इसकी 6 स्टेजेस बताई हैं। तो हम इन प्रबंध शास्त्रियों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया की अवस्थाओं में अगर हम अध्ययन करें तो इसमें हम इन स्टेजेस को रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण। देखिए, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में पहली स्टेज किसी प्रॉब्लम्स को एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। प्रबंध को अपने कार्य के संबंध में ये जानना चाहिए कि उसकी जो प्रोसेस है कितनी इफ़ेक्टिव है या इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके लिए उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि जो भी कार्य किया जा रहा है उसकी तुलना उद्देश्यों से की जा सकती है। ये उद्देश्य स्टेप से होने चाहिए जिससे व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट, डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या की व्याख्या करना। प्रबंधक को डिसीजन लेने से पहले प्रॉब्लम्स का क्या मीनिंग है उसके सारे एस्पेक्ट को एक अच्छे तरीके से समझना चाहिए। प्रॉब्लम्स को एक सिस्टमेटिक वे में समझने से उसके सॉल्यूशन का जो कार्य है काफ़ी इजी हो जाता है, उसके समाधान का कार्य काफ़ी आसान हो जाता है। बर्नार्ड ने इस बारे में कहा है कि समस्या की व्याख्या करने से पहले उसके किसी समालोचक तत्व को ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि समालोचक तत्व ही निर्णय का सेंटर पॉइंट होते हैं। मैसी ने भी कहा है कि समस्या की व्याख्या करना उसके समाधान करने से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए समस्या की व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। नेक्स्ट, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण। देखिए, समस्या को सही रूप में समझने के लिए हमें उनके उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है, समस्या की व्याख्या करनी पड़ती है और फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अगर समस्या बड़ी है तो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, उसके हर पार्ट का एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए समस्या के हर पार्ट का कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो विश्लेषण के लिए हमें जो भी उससे संबंधित फैक्ट हैं उनको कलेक्ट करके समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्प का विकास। समस्या की स्पष्ट व्याख्या और विश्लेषण करने के बाद जो डिसीजन मेकर होते हैं वो वेरियस इंफॉर्मेशन और फैक्ट के बेसिस पर जो बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उसमें से वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है। विकल्पों के विकास के लिए रिसर्च की आवश्यकता होती है। डिसीजन कब लेना है, कहाँ लेना है और कैसे लेना है, ये डिसाइड किया जाता है। निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक और निर्णय की अवधि का निर्धारण होता है, और इन सब के लिए प्रबंधकों में दूरदर्शिता और कौशल होना चाहिए ताकि वे जो हैं व्यक्तिगत साधनों का विकास कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीनिंग द अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन। देखिए, सभी विकल्पों का उनके मेरिट डिमेरिट के बेसिस पर वैल्यूएशन करना निर्णय का
एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। पीटर एबडकर ने विकल्पों के मूल्यांकन के लिए कुछ आधार दिए हैं, जैसे रिस्क, जोखिम। प्रबंधक को प्रत्येक विकल्प में जो जोखिम है, रिस्क है, उसको उसके प्रॉफिट से कंपैरिजन करना चाहिए। जोखिम की गहनता का मापन मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट दिया था पीटर एबडकर ने इकोनॉमी इन एफर्ट्स, प्रयासों में मितव्यता। विकल्पों का मूल्यांकन करते समय प्रबंधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा विकल्प कम से कम प्रयासों में मैक्सिमम और बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट टाइम विकल्प का निर्णय करते समय हमें उसी विकल्प का चुनाव सबसे अच्छा कहा जाएगा या सबसे अच्छा होगा जिसके क्रियान्वयन में कम से कम समय लगता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों की सीमितता। प्रबंधक को विकल्प का मूल्यांकन करते समय सीमित साधनों की मात्रा को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह कह सकते हैं कि प्रबंधक को विकल्प का मूल्यांकन करते समय मानवीय और भौतिक साधनों की सीमितता को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। तो देखिए हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उसका मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाता है। ये सिलेक्शन एक्सपीरियंस, रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर किया जाना चाहिए। जैसे सपोज दैट हमारे पास 7 तरह के विकल्प हैं, तो वो हमारे उपक्रम के उद्देश्य से परे होने चाहिए, उपक्रम के भौतिक साधनों से परे, क्रियान्वयन के लिए अव्यवहारिक हैं, कुछ निर्णयकर्ता के ज्ञान से परे हैं। तो जो उपक्रम के उद्देश्य से परे हैं, उपक्रम के भौतिक साधनों से परे हैं, तो हम उनको अच्छा समाधान मान सकते हैं। और जो क्रियान्वयन के लिए अव्यवहारिक है, निर्णयकर्ता के ज्ञान से परे हैं, उनको हम श्रेष्ठ समाधान रख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी एक सर्वश्रेष्ठ समाधान निकालेंगे जिसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। मतलब पहले हमारे पास समस्या होगी, समस्या के समाधान के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होंगे, फिर हम एक विचारणीय समाधान देखेंगे, उसके बाद उस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, निर्णय का क्रियान्वयन। बेस्ट अल्टरनेट का सिलेक्शन करने के बाद उसे कार्य के रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कार्रवाई की जाती है, जैसे उपयोजनाएं बनाना, सहमति प्राप्त करना, प्रतिपुष्टि और नियंत्रण करना। तो देखिए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कार्यविधि, कार्यसूची, बजट आदि उपयोजनाएं बनाई जाती हैं। निर्णय को लागू करने से पहले उसके संबंध में सभी संबंधित कर्मचारियों की सहमति और सहयोग प्राप्त करना चाहिए। निर्णय के प्रभाव के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए और इन सूचनाओं के आधार पर निर्णय में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉलोअप, निर्णय का अनुसरण करना। निर्णय लागू करने के बाद उसका अनुसरण करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जिनके बेसिस पर उसमें आने वाली जो भी एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, उनको सुधारा जा सकता है। निर्णय का अनुसरण करके ही निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की क्या एफिशिएंसी है और निर्णय की क्या व्यावहारिकता है, इसका हम भली भांति पता लगा सकते हैं। क्योंकि हमने जो डिसीजन लिए हैं अगर वो गलत है
या किसी प्रकार से अव्यावहारिक है, तो प्रबंधकों को क्या होगा, उस प्रॉब्लम्स पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि उस गलत निर्णय और अव्यावहारिक निर्णय से फिर से विचार करके उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सके। प्रबंधकों की प्रतिष्ठा में अगर कोई गलत निर्णय हो जाता है तो ये कोई कमी नहीं करता है, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है कि प्रबंधक के द्वारा जो भी गलत डिसीजन लिए गए हैं उसको प्रबंधक ने पुनः विचार करके अगर आवश्यक संशोधन कर लिया है, तो ये उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। ये प्रबंधक की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं करता है। निर्णयन प्रक्रिया के ये सभी स्टेजेस जो हैं वो आदेश नियंत्रण प्रक्रिया के स्तर भी कह सकते हैं, लेकिन हर डिसीजन में इन सभी स्तरों का उपयोग किया जाए ये जरूरी नहीं है। कारण यही है कि ये जो लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, इनको हम निर्णय की प्रकृति के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार ये जो निर्णय के स्तर हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये सारे ही स्तर अपनाए जाएं। इन स्तरों को हम निर्णय की प्रकृति के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।